हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 74 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फेन कहता है इंपीरियल गेट से भी यहाँ पर कुछ मास्टर्स आने वाले हैं। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं, मुझे बुद्धि रूट्स को चोरी करके यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैं सिस्टर चूचू के बहुत ज्यादा करीब रहूं। साथ ही सिस्टर चूचू उसे हेजू टावर में रहने का कह देती है। ज़ू फेन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश रहता है और साथ ही उसे कहता है ये क्या कह रही हो, मैं हेजू टावर में कैसे रह सकता हूँ। सिस्टर चूचू उसे कहती है मेडिसिन किंग तुम्हारे पीछे भी है, वो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा, इसलिए तुम हेजू टावर में रहो। यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, जहाँ पर वो तुम्हें मार नहीं सकेगा। फिर वो सारी लड़कियाँ दूसरे रूम की तरफ चली जाती हैं। सिस्टर चूचू डैन डैन से कहती है डैन डैन इस लड़के के लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दो, ये आज से हमारे गेस्ट रूम में ही रहा करेगा। उनके चले जाने के बाद ज़ू फेन सोच रहा होता है मैं तो यही सोच रहा था क्या बुद्धि जेड लिक्विड को मैं कैसे चोरी करूँ। हालांकि मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि सिस्टर चूचू को मारना पड़ेगा, इसको मारने के बाद ही वो बुद्धि जेड लिक्विड मेरे हाथ लगेगा। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की मेरी इतनी ज्यादा केयर करती है, इसलिए मुझे मेडिसिन किंग से बचाने के लिए अपने हेजू टावर में रख लिया। हालांकि इसे अच्छी तरह से पता है कि लोग बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि मैं एक थर्ड क्लास फैमिली से हूँ। अपने आप से सवाल पूछता है ये बुद्धि जेड लिक्विड क्या मुझे अभी भी इससे वो चोरी करना चाहिए या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाते हैं। ज़ू फेन की आंखों में नींद भरी होती है क्योंकि वो सारी रात सोया नहीं। ज़ू फेन कहता है मैं सारी रात इसी बारे में सोच रहा था कि क्या मुझे उससे बुद्धि जेड लिक्विड को चोरी करना चाहिए या नहीं, क्योंकि सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा अच्छी है, हालांकि उसने मेरी जान भी बचाई थी। फेन कहता है सारी रात की मेहनत के बाद मैंने इतना ज्यादा सोचा और मैं इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि आज रात जैसे ही मैं सिस्टर चूचू के साथ अकेला हूँगा, मैं मौका देखकर उसके हाथ से बुद्धि जेड लिक्विड को ले लूंगा और अगर उसे मारना पड़ा तो उसे मार डालूंगा। मैं एक डीमन मैजिक एम्परर हूँ, मेरे रास्ते में अगर कोई भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। मैं इस तरह सॉफ्ट नहीं पड़ सकता, कोई औरत मेरे रास्ते में आकर मेरा रास्ता नहीं रोक सकती है। साथ ही ज़ू फेन हंसते हुए कहता है अगर वो आसानी से बुद्धि जेड रूट्स मेरे हवाले कर देगी तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा, नहीं तो मुझे उसे मारना पड़ेगा। फिर मैं उसके लिए सिर्फ सॉरी महसूस कर सकता हूँ और कुछ नहीं। ज़ू फेन अपने गेस्ट रूम से निकलकर जब बाहर हाल की तरफ जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ज़ू फेन अपने आसपास देखता है और कहता है आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रश लगा होता है, जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं उनमें से भी कोई भी नहीं, पता नहीं सारे लोग कहाँ पर चले गए। ज़ू फेन अपने ध्यान चलता हुआ जा रहा होता है। उसी वक्त डैन डैन भागती हुई आती है, वो भी अपने ध्यान भाग रही होती है और आती ज़ू फेन के साथ टकरा जाती है और जैसे उसके साथ टकराती है वो नीचे गिर जाती है। डैन डैन चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुम अंधे हो। कौन है जो कि हेजू टावर में इस तरह आंखें बंद करके चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वो ज़ू फेन होता है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पर चुप हो जाती है। ज़ू फेन उसे कहता है क्या तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अंधा हूँ। वो जल्दी से दूसरी तरफ घूम जाती है और शर्माना शुरू कर देती है। ज़ू फेन कहता है वैसे तो ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, इसे तो मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन ये मुझे देखकर इस तरह क्यों रिएक्शन कर रही है। ज़ू फेन आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो और आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे लोग कहाँ पर हैं। आज हेजू टावर में कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, जबकि वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि ज़ू फेन ने उसे टच किया है। डैन डैन शर्माते हुए उससे कहती है आज यहाँ पर इसीलिए कोई नहीं है क्योंकि वो सारे लोग इंपीरियल गेट से आने वाले यंग मास्टर को वेलकम करने के लिए गए हुए हैं। इंपीरियल गेट से हांगबो कियानकुन यहाँ पर आ रहा है। ज़ू फेन कहता है इंपीरियल गेट वाले, अभी कल तो बात हो रही थी, वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। डैन डैन उसे कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि हांगबो के सेकंड प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं जिसका नाम किंग जुन है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि हमारी चीफ ओनर यानी कि सिस्टर चूचू का बहुत ही करीबी दोस्त है। बचपन में वो दोनों एक दूसरे के स्वीट हार्ट्स हुआ करते थे। अब जबकि हांगबो यहाँ पर आ चुका है तो इसका मतलब अब मेडिसिन किंग से हमें कोई भी खतरा नहीं रहा। मेडिसिन किंग उसके सामने कुछ भी नहीं करेगा। ज़ू फेन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैंने तो फैसला कर लिया था कि आज रात मैं बुद्धि जेड लिक्विड को चोरी कर लूंगा, लेकिन अब यहाँ पर एक और एक्सपर्ट आ चुका है और वो ऊपर से सिस्टर चूचू का स्वीट हार्ट है। अगर वो दोनों यहाँ पर आकर बाहों में बाहें डालकर सारा दिन बैठे रहेंगे तो मैं उससे वो बुद्धि जेड लिक्विड कैसे चोरी करूंगा। ज़ू फेन डैन डैन का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहता है चलो मेरे साथ जल्दी चलो, हम लोग भी वहाँ पर चलते हैं और जाकर देखते हैं आज ये हांगबो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सारे लोग उसे क्यों वेलकम करने के लिए गए हुए हैं। डैन डैन उसे कहती है तुम इंपीरियल फैमिली के सेकंड सन के बारे में इस तरह बात कैसे कर सकते हो, ध्यान रखना कि उसके सामने इस तरह कभी भी बात मत करना वरना वो तुम्हें मार डालेगा और कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन वो ज़ू फेन की तरफ देखती है तो ज़ू फेन बहुत ज्यादा सीरियस होता है, वो वहीं पर खामोश हो जाती है और साथ ही शर्माना शुरू कर देती है। ज़ू फेन उसे लेकर हाल के बाहर चला जाता है जहाँ पर छोटी अवाम यानी कि सेकंड रेट की और थर्ड रेट की फैमिलीज जमीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर झुकी होती हैं, जबकि सेवंथ फैमिली वाले अपने हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े होते हैं और उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। ज़ू फेन भी ये सारे का सारा सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हालांकि 7 बड़ी फैमिलीज के जितने भी एल्डर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो सारे भी उसके सामने हाथ बांध कर खड़े हैं ताकि वो उसको वेलकम कर सके। अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, तो ये 7 फैमिलीज वाले इसके सामने इस तरह
खड़े नहीं होते। जू फैन कहता है ये तो बस उसका सेकंड सन है, लेकिन अगर यहाँ पर इंपीरियल गेट फैमिली का हेड आ जाए तो फिर क्या होगा, उसके पास तो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। थोड़ी देर के बाद हांगपो की बग्गी सामने आकर रुकती है। उसके सामने दो लड़कियां होती हैं जो कि झंडा लेकर आगे आगे चल रही होती हैं, जबकि दो गार्ड्स होते हैं जिन्होंने उसकी बग्गी को उठा रखा होता है। जू फैन उन चारों की तरफ देखता है और कहता है ये चारों तो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे हिमनली राम के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें से दो ने झंडा उठा रखा है जबकि दो ने इसकी बग्गी को उठाया हुआ है। अगर ये लोग किसी और फैमिली में होते तो इस वक्त ये लोग एल्डर होते, लेकिन हांगपो ने इन सब को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। जू फैन कहता है हालांकि ये अपने स्काई प्रोफाउंड राम में है, लेकिन फिर भी इनकी पावर बहुत ज्यादा है बाकी की फैमिलीज के मास्टर्स के मुकाबले में। थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे इनकी स्ट्रेंथ को देखकर लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ बाकी की 6 फैमिलीज को अगर इकट्ठा किया जाए तो उन 6 की 6 फैमिलीज के सारे मेंबर्स से इनसे एक फैमिली की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। हांगपो अपनी बग्गी से उतरने के बाद फौरन ही उन सब से कहता है तुम सब लोग 6 बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स हो, तुम सब लोग यहाँ पर मुझे वेलकम करने के लिए आए हो, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। लेकिन साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है जिसकी वजह से उन सारे एल्डर्स के ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। जू फैन कहता है ये अपने अल्फाज में तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने उनकी तारीफ भी कर दी। ये उन सब के लायक नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे एल्डर्स हैं और ये अभी एक यंग वन है। साथ ही इसने अपनी पावर को रिलीज करके उन सब के ऊपर प्रेशर डाला है ताकि वो सब लोग महसूस करें कि इससे डरना है। जू फैन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसकी पावर का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा एल्डर नहीं है जिसकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा हो, यही वो एब्सोल्यूट पावर है जिससे ज्यादा पावर मुझे चाहिए। इससे चूचू आगे बढ़ती है और हांगपो से कहती है तुम्हें देखे हुए 10 साल हो गए, लगता है कि 10 सालों में तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है जो तुम इस लेवल की स्ट्रेंथ को हासिल कर पाए हो। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करके हार जाऊंगी, मैं तुम्हारे लेवल की नहीं रही। हांगपो अपनी बग्गी से हंसता हुआ बाहर निकल आता और कहता है किंग चैंग तुम्हें मेरे साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम एक एल्डर हो जबकि मैं सिर्फ एक यंग मास्टर हूँ। जैसे ही वो अपनी बग्गी से बाहर निकलता है जू फैन उसकी कल्टीवेशन को जांच कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अपनी हिमनली परफाउंड की सेकंड लेयर पर है लेकिन बॉडी फॉर्जिंग की। जू फैन कहता है बॉडी कल्टीवेटर्स के साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बॉडी कल्टीवेटर्स जो कि अपने स्काई राम की सेकंड लेयर पर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे बॉडी कल्टीवेटर मौजूद हैं। जू फैन कहता है अब तो मेरा काम और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, अब पता नहीं मैं बुद्धिजेट लिक्विड को कैसे चोरी करूंगा। डैन डैन उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम भी उतने ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। अब जबकि इंपीरियल गेट से हांगपो यहाँ पर आ गया है जो की हमारी सिस्टर चूचू का बहुत ही अच्छा दोस्त है, अब हमें मेडिसन किंग से डरने की जरूरत नहीं, वो हमें बहुत ही जल्दी एंटीडोट भी दे देगा। जबकि जू फैन सोच रहा होता है मुझे तुम्हारी फैमिली के अफेयर से कोई लेना देना नहीं, जाकर अपने मसले खुद ही हल करो। जू फैन अभी भी हांगपो को घूर घूर कर देख रहा होता है। जू फैन कहता है ये लड़का यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सब में से, अगर मुझे इसके साथ फाइट करना पड़ती है तो मुझे नहीं लगता मैं इससे जीत सकता हूँ। वो भी उसी की तरफ देख ही रहा होता है कि हांगपो भी उसकी तरफ देखता है और किंग चैन से पूछता है मैंने तो सुना था कि तुम्हारे हेजू टावर में सिर्फ लड़कियां रहती हैं, लेकिन तुम्हारे हेजू टावर में ये लड़का कहाँ से आया। हालांकि जू फैन भीड़ में बहुत ही पीछे खड़ा होता है लेकिन फिर भी वो उसे देखकर पहचान लेता है कि ये भी एक हेजू टावर का मेंबर है। सिस्टर चूचू जू फैन की तरफ देखती है और कहती है अच्छा तुम इसका पूछ रहे हो, ये हमारे हेजू टावर का सन इन लॉ है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे हेजू टावर का यही रूल है कि हम लोग यहाँ पर बाहर से लड़कों को शादी करवाते हैं। हांगपो से कहता है हाँ मैं इस बारे में तो भूल ही गया था, अगर ये वाकई में तुम्हारे हेजू टावर का एक दामाद है तो इसका मतलब ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पता नहीं मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा तुम्हारे हेजू टावर की किसी लड़की से शादी करने का। और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जबकि जीटियान जो कि भीड़ में खड़ा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हम सब लोग यहाँ पर हाथ बांधे खड़े हैं इसका वेलकम करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर खड़े खड़े एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है और हमें जरा भी भाव नहीं दे रहा। जीटियान कहता है मैं जहाँ से जा रहा हूँ मैं इसको वेलकम करने के लिए यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं जाकर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता हूँ। जीटियान जैसे ही वहाँ से जाने लगता है उसके एल्डर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे रोक लेते हैं और कहते हैं यहाँ से मत जाओ। जीटियान एल्डर की बात सुनकर वहाँ पर रुक जाता है। उसी वक्त हांगपो आगे बढ़ता है और कहता है तुम जिन्हो मेंशन के सेकंड सन होगे। हांगपो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एल्डर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं प्लीज इस लड़के को माफ कर दें, ये अभी बच्चा है, इसे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हांगपो कहता है कोई बात नहीं और साथ ही वो जीटियान के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है जीटियान तो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, ये तो बहुत ज्यादा ब्रेव है कि सभी के सामने इसने मेरे सामने बात करने की कोशिश की। मैं तो हमेशा इसी तरह के यंग दोस्तों की तलाश में रहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा ब्रेव हो। और साथ ही वो जीटियान के कंधे को अपने हाथों से दबा रहा होता है जिसकी वजह से
जीटियान के कंधे पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। एल्डर को भी ये बात महसूस हो जाती है। एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं प्लीज इसको माफ कर दे, ये सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन हांगपो उसके कंधे पर से अपना हाथ नहीं उठाता और भी ज्यादा अपना प्रेशर डालता और कहता है यहाँ पर तलवे चाटने वाले कुत्ते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा बहादुर है जो इसने सच बोलने की कोशिश की है। मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा पसंद आया। और फिर वो हंसते हुए दूसरी तरफ चला जाता है, जबकि जीटियान अभी भी अपने कंधे को पकड़कर वहीं पर खड़ा होता है। एल्डर उसे कहते हैं जीटियान तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, तुम हर किसी के साथ इस तरह पंगा नहीं ले सकते, तुम जू फैन नहीं हो। मैंने तुम्हें बताया था कि इंपीरियल गेट की फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ पंगा मत लेना क्योंकि वो हम सब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीटियान अपने एल्डर से कहता है एल्डर अब मुझे महसूस हुआ कि उस वक्त जाओनिंग पर क्या बीत रही होगी जब उसके सामने एब्सोल्यूट पावर थी, और साथ ही मुझे इस बात की भी समझ आ गई है कि हमारा जिन्हो मेंशन इन सब के सामने कितना ज्यादा वीक है। अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी ताकि मैं अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं कि हम इंपीरियल गेट के सामने खड़े हो सके। और रही बात इस हांगपो की, तो इससे तो मैं एक दिन बदला जरूर लूंगा। फिर जीटियान और उसके एल्डर आगे चले जाते हैं, जबकि जू फैन भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। डैन उसे कहती है पोंगजू तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल पीला क्यों हुआ जा रहा है, जैसे तुम किसी को मारना चाहते हो। जू फैन कहता है कुछ भी नहीं। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और डैन से पूछता है अगर तुम्हारी बहन को कोई तंग करे तो तुम क्या करोगी। डैन उसे कहती है ये तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कौन है। अगर वो कोई आम सा इंसान होगा तो मैं अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार दूंगी, लेकिन अगर वो शख्स 7 बड़ी फैमिलीज में से किसी फैमिली से होगा तो मैं अपने मास्टर को जाकर इन्फॉर्म करूंगी ताकि मास्टर कोई फैसला करे। जू फैन गुस्से के साथ उसे कहता है इसका कोई फायदा नहीं अपने मास्टर को बताने का। अगर कोई मेरे भाई को तंग करे, मेरे भाई को बुली करे तो मैं तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मिटा दूंगा, मैं इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। जू फैन इतना ज्यादा गुस्से में इस वजह से है क्योंकि हांगपो ने जीटियान के साथ बुरा सलूक किया है। जू फैन जीटियान को अपना भाई भी मानता है और अपना दोस्त भी मानता है, और अगर उसके साथ कोई पंगा लेगा तो जू फैन उसको नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जू फैन हांगपो के साथ जीटियान के लिए फाइट करेगा या नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 74 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।